Hi kids, welcome back. We continue with money and banking. बैंकिंग का ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ये चैप्टर को करेंगे ख़त्म। लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने डिस्कस करे थे, क्या मोटिव होता था क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का? Quantitative instruments, they aimed at regulating the volume of money supply. याद करो बच्चों, क्वांटिटेटिव वालों का काम था वो मनी सप्लाई की वॉल्यूम को अफेक्ट करते थे। दे अफेक्टेड दी वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। क्वालिटेटिव का काम है दे अफेक्ट दी डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई, की पैसा किस दिशा में जा रहा है, किस सेक्टर में ज़्यादा जा रहा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, विल डिस्कस मॉरल सुएशन एंड एक और हम डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट? देखो जी, अब हर बैंक को कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना होता है, कुछ ना कुछ कोलैटरल उसको रखवाना होता है ताकि वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकें। अगर लेट्स से किसी को लोन चाहिए 10 लाख का, तो भी उसको कोलैटरल रखवाना है। 1 लाख का तो भी कोलैटरल, 1 करोड़ का तो भी कोलैटरल। तो बैंक को कोलैटरल तो चाहिए ही चाहिए। अगर हमें 10 लाख का लोन बैंक से चाहिए तो जाहिर सी बात है बैंक जो है हमसे कोलैटरल मांगेगा जिसकी कीमत 10 लाख से ज़्यादा की ही हो। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन चाहिए और बैंक कहता है कि 10 लाख का लोन आपको तभी मिलेगा अगर कोलैटरल की वैल्यू कम से कम 15 लाख हो, तो ये जो डिफरेंस हो गया 5 लाख रुपए का, ये 5 लाख रुपया मेरा मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गया। आई रिपीट, क्या है मार्जिनल रिक्वायरमेंट? जो भी आप कोलैटरल गिरवी रखवा रहे हैं, जो भी आप चीज़ गिरवी रखवा रहे हैं, उसकी वैल्यू माइनस जो भी अमाउंट ऑफ लोन आपको दिया जाएगा वो, उसे कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए और मैं 15 लाख रुपए की चीज़ गिरवी रखवा रहा हूँ, तो ये जो 5 लाख का डिफरेंस है वो 5 लाख मेरा मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गया। कोलैटरल की वैल्यू ज़्यादा क्यों रखी जाती है? क्योंकि अगर बाय चांस बोरोवर लोन को चुकाने में फेल हो जाए तो बैंक उस कोलैटरल को बेचकर अपना लोन का अमाउंट रिकवर कर सके, अपना इंटरेस्ट का अमाउंट भी वो रिकवर कर सके, और जो भी खर्चा होता है एसेट को बेचने में वो भी वो रिकवर कर सके। इसीलिए कोलैटरल का वैल्यू लोन के अमाउंट से ज़्यादा रखा जाता है। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, एक्सेस मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, कैसे सेंट्रल बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट का यूज़ करेगी? अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा होगा तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि लोन लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए लोगों के लिए, उनको और ज़्यादा वैल्यू का कोलैटरल रखवाना पड़ेगा। जब बोरोवर के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा तो जो लोन की डिमांड है वो गिर जाएगी, और जब लोन की डिमांड गिरेगी धीरे धीरे मनी सप्लाई गिरेगा और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो इफ़ देयर इज़ इन्फ्लेशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट विल बी इंक्रीज्ड। और अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन या रिसेशन हो रहा होगा तब मार्जिनल रिक्वायरमेंट को गिरा दिया जाएगा, जिससे लोगों के लिए लोन लेना आसान रहे, लोन की डिमांड बढ़े, एग्रीगेट डिमांड बढ़े और इकोनॉमी रिवाइव कर जाए। ये था जी पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। सेकेंड वन इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन सरल शब्दों में बच्चों
मॉरल सुएशन का मतलब है प्यार से किसी बात को समझाना। तो मॉरल सुएशन हो गया जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को प्यार से कुछ समझाती है, कुछ स्टेप्स लेने के लिए, जिससे मनी सप्लाई को गिराया या बढ़ाया जा सके डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मॉरल सुएशन रेफर्स टू द एडवाइस रिटन और ओरल गिवन टू द कमर्शियल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। ये एडवाइस कैसे भी दी जा सकती है, कोई एक लेटर लिख कर दी जा सकती है कमर्शियल बैंक्स को, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये चीज़ कम्युनिकेट करी जा सकती है कमर्शियल बैंक्स को कि जी इस समय मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हम बैंक्स से दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ ज़्यादा लोन को मत बांटें। तो मॉरल सुएशन एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो आरबीआई टाइम टू टाइम कमर्शियल बैंक्स से करता है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए या गिराने के लिए, जैसी भी सिचुएशन है। अगर इकॉनमी में सिचुएशन होएगी इन्फ्लेशन की, तो सेंट्रल बैंक इशू करेगा अपील्स। एंड याद रहे ये अपील्स होती हैं, ये ऑर्डर नहीं होता, रिक्वेस्ट है। पर हाँ, जब बड़े बुजुर्ग हमसे भी कुछ कहते हैं तो हम भी आमतौर पर उस रिक्वेस्ट का पालन करते हैं। यही उम्मीद कमर्शियल बैंक से भी रहती है। इन सिचुएशंस ऑफ ओवर सर्कुलेशन ऑफ मनी लीडिंग टू इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक इशू करेगा अपील कमर्शियल बैंक्स को टू डिस्करेज लेंडिंग एंड रेस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट करेगा बैंक्स को कि भाई प्लीज़ ज़्यादा लोन मत बांटो, थोड़ा सा लोन को बांटना ज़रा रेस्ट्रिक्ट करो। और आमतौर पर ये अपील्स बैंक्स फॉलो करते हैं। दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ मॉरल सुएशन इज। ये था जी सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई। देन द थर्ड वन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको लोन की ज़रूरत है। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एक वो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का जिसमें सेंट्रल बैंक्स कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करती हैं। सेंट्रल बैंक्स रिक्वेस्ट करती हैं कमर्शियल बैंक्स को कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को प्लीज़ लोन प्रोवाइड करिए। सो दिस इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल दैट द सेंट्रल बैंक्स यूज़ टू रेगुलेट क्रेडिट टू सम स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इकोनॉमी की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, देश के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि देखिए अगर प्राइवेट बैंक्स के सामने ये चीज़ ना रखी जाए तो वो तो एग्रीकल्चर को लोन ही नहीं देंगे, वो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस को ही लोन देंगे, जिस वजह से ये बाकी सेक्टर्स को क्रेडिट मिलने में मुश्किल होएगी और वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर में लोन प्रोवाइड किया जाना, बहुत ज़रूरी है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, कंसिडरिंग हम इतना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, इतना हम जूझ रहे हैं ख़राब एयर क्वालिटी से, ये सब से। तो यस, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि सेंट्रल बैंक सिलेक्टिवली कुछ एरियाज़ को, कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करे। दिस इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स rather than the total amount of credit in the economy. ये था जी थर्ड मेजर और द थर्ड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बच्चा पार्टी, वी हैव डिस्कस्ड द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ ये सब को अच्छे से आप स्टडी करेंगे। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। वापस से आपकी जानकारी के लिए हमने क्वांटिटेटिव में क्या क्या कवर किया। हमने सबसे पहले कवर किया बैंक रेट, फिर हमने किया रेपो रेट, रेपो रेट के बाद हमने डिस्कस किया रिवर्स रेपो रेट, फिर हमने डिस्कस किया ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड देन हमने डिस्कस किया लीगल रिजर्व रेशियो। क्वालिटेटिव में हमने आज ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स देखे, एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट, दूसरा
मॉरल सुएशन, और तीसरा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आपको टिप्स पे होने चाहिए। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्रेडिट क्रिएशन। देखिए जी, क्रेडिट क्रिएशन, अब हमें पता है कि सेंट्रल बैंक जो है मनी को प्रिंट करता है, पर उस मनी को सिस्टम में लाता कौन है? उस मनी को इकोनॉमी में फैलाता कौन है? ये लोन्स कौन प्रोवाइड करता है? ये कमर्शियल बैंक्स हैं जो लोन्स को प्रोवाइड करते हैं। सो दी कमर्शियल बैंक्स, कहना गलत नहीं होगा, दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट। बैंक क्रिएट्स क्रेडिट बाय एक्सटेंडिंग लोन्स टू द बोरोवर आउट ऑफ द डिपॉजिट्स लेफ्ट विद देम। अब हम बैंक में पहले जाकर अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं, उन्हीं सेविंग्स से बैंक्स आके लोन प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे ये चीज़ पॉसिबल है, कैसे बैंक इस मैकेनिज़्म को अंजाम देता है? देखिए, बैंक को पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर दिन पर ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे डिपॉजिटर्स बैंक में चले जाएं और अपना सारा का सारा पैसा वो बैंक से निकलवा लें। ऐसा इम्प्रैक्टिकल होगा सोचना। तो एक पर्टिकुलर समय पर जितना भी डिपॉजिट बैंक के पास टोटल है, उसमें से कुछ एक फ्रैक्शन ही होता है जो शायद निकाला जाएगा, और मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिट्स जो हैं वो बैंक के पास रहेंगे ही रहेंगे। बैंक उस मेजॉरिटी पैसे को जो बैंक के पास फ़िलहाल ऐसे ही रखा हुआ है, उसको एक प्रोडक्टिव यूज़ में लाना चाहेगा। कैसे बैंक उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करेगा? वो बोरोवर्स को लोन देगा और उनसे एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा होगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स से। तभी बैंक के लिए पॉसिबल होगा काम करना, राइट? बैंक हमें हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर कुछ एक इंटरेस्ट देता है, दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, और बैंक बोरोवर से चार्ज करता है लेंडिंग रेट या इंटरेस्ट ऑन लोन। बैंक तभी काम करेगा जब इंटरेस्ट ऑन लोन ज़्यादा होगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से। यही बैंक का प्रॉफिट होता है। अब इस टॉपिक में, क्रेडिट क्रिएशन में, समझने वाली बात क्या है कि कैसे 1,000 रुपये के डिपॉजिट्स से बैंक कम से कम 4,000 या 5,000 तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है। देखने में, सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट इसी प्रोसेस को हमने समझना है। मान लेते हैं कि आपने एक फ्रेश डिपॉजिट करा है 1,000 रुपये का बैंक में, जिसको हम कहेंगे क्या? प्राइमरी डिपॉजिट। ये हो गया हमारा क्या? प्राइमरी डिपॉजिट। और लेट्स से कि लीगल रिजर्व रेशियो है 20% डिपॉजिट का। अब कैसे ये प्रोसेस चलेगा, कैसे बैंक राउंड आफ्टर राउंड, मल्टीपल राउंड्स के बाद वो एक बहुत ज़्यादा सम मार्केट में रोटेट करेगी, देखते हैं उसको। तो जी, राउंड 1, बैंक में आपने डिपॉजिट करा 1,000 रुपया, लीगल रिजर्व रेशियो है 20%, जिसका मतलब कि इस 1,000 रुपये में से 200 रुपया रिजर्व में चला गया, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 800 रुपये का, वो बैंक ने लोन दे दिया जी किसी को। ठीक, हम बच्चों मान के चलेंगे फिलहाल कि ऑल बैंक्स आर 1 यूनिट, सारे बैंक्स एक लार्जर 1 यूनिट का हिस्सा हैं, ये हम एजम्पशन मान के चलेंगे। और हम ये मान के चलेंगे कि सारी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक्स के थ्रू सेटल होती हैं। तो जी 1,000 रुपये आपने डिपॉजिट करा, लेट्स से ये मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने अपने बैंक में 1,000 रुपये डिपॉजिट करा, बैंक ने 200 रुपया उसमें से रिजर्व रखा, बाकी 800 रुपया लोन दे दिया जी मिस्टर बी को। मिस्टर बी को पैसे की ज़रूरत थी, मिस्टर बी गए ये 800 रुपया लेकर, और उन्होंने किसी सी पर्सन से कुछ सामान खरीद लिया और उसको पेमेंट कर दी भैया 800 रुपये की बैंक अकाउंट के थ्रू। अब सी के अकाउंट में ये 800 रुपया आ गया। वापस से बैंक अब इसमें से 20% रिजर्व रखेगी, और जो बचा हुआ पैसा है किसी और को लोन दे देगी। लेट्स से पर्सन डी को चला गया। अब इकोनॉमी में पर्सन डी कोई है, वो भी इस पैसे को यूज़ करेगा कुछ खर्चा करने के लिए। उसने कुछ खर्चा किया, पर्सन ई से सामान खरीदा, अब ई के अकाउंट में आ गए 640।
ये कहानी चलती रहेगी, रिपीट होएगी फिर से। 20% बैंक रखेगा रिजर्व में, बचा हुआ पैसा फिर किसी दूसरे पर्सन को चला जाएगा। तो राउंड आफ्टर राउंड अगर हम देखें, जो डिपॉजिट हैं वो गिरते जा रहे हैं। ये जो राउंड 1 के बाद जितने भी डिपॉजिट्स हम देखेंगे, इनको कहा जाएगा सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या कहा जाएगा इनको? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो राउंड आफ्टर राउंड ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स गिरते जाएंगे जब तक हमारे पास कुछ भी एडिशनल नहीं बचता डिपॉजिट रिजर्व मेंटेन करने के लिए, लोन आउट करने के लिए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। बेवकूफ़ी होगी ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहना, करते रहना, बहुत टायरिंग होगा। तो इसके लिए आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो। 1 डिवाइडेड बाय 20% आ गया 5। अब इसका मतलब क्या है? जो भी चाहे इनिशियल डिपॉजिट हो, इनिशियल रिजर्व हो या इनिशियल लोन है, सब 5 गुना हो जाएगा। बाय द टाइम this process comes to an end, your primary deposits will be multiplied by 5. your initial reserve जो फर्स्ट राउंड में क्रिएट हुआ multiplied by 5, initial round of credit multiplied by 5, 4000। तो टोटल डिपॉजिट्स 5000 रुपीज़ के क्रिएट हुए, जिसमें से टोटल रिजर्व 20% का अगर हम देखें 1000 रुपये का मेंटेन हुआ और टोटल 4000 रुपया इकोनॉमी में लोन आउट किया गया। याद रहें, 1000 रुपया आपने डिपॉजिट करा था, उस 1000 रुपये से इकोनॉमी में 4000 रुपये तक के लोन दिए गए, राइट। तो ये था जी क्रेडिट क्रिएशन, इसीलिए इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया इट इज़ दी सेंट्रल बैंक विच प्रिंट्स करेंसी, बट वाई आर दी कमर्शियल बैंक्स कॉल्ड दी फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट? समझे जी। तो सेंट्रल बैंक भले ही पैसे को प्रिंट करता है, इशू करता है, लेकिन ये कमर्शियल बैंक्स हैं जो पैसे को इकोनॉमी में रोटेट करती हैं और एक लार्जर सम इकोनॉमी में पैदा होता है। राउंड 1 में जो डिपॉजिट हुआ, याद रहे, उसको बोला जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट। ये 1000 रुपये का डिपॉजिट है प्राइमरी डिपॉजिट। बाकी सब डिपॉजिट जो राउंड आफ्टर राउंड क्रिएट होंगे इस 1000 रुपये की वजह से, उनको कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब रियलिटी में ये प्रोसेस एक्चुअली में चलता कब तक है? ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक बैंक उतना रिजर्व इकट्ठा नहीं कर लेता। आई रिपीट, ये प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक बैंक उतना रिजर्व इकट्ठा नहीं कर लेता कि बाय चांस कल को मिस्टर ए आते हैं बैंक पे और कहते हैं यार मुझे अकाउंट करना है क्लोज, मेरे को दो मेरा पैसा वापस। तो बैंक तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूड रखेगा जब तक वो कम से कम उतने रिजर्व्स नहीं मेंटेन कर लेता जितना मिस्टर ए का डिपॉजिट है, राइट। दैट इज व्हेन इट विल अल्टीमेटली स्टॉप। तो जब तक वो 1000 रुपये का रिजर्व नहीं मेंटेन कर लेता ए को वापस करने पर, कि अगर वो मांगने हैं तो भैया उसे वापस हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जी। ये क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट 6 मार्कर क्वेश्चन में काफ़ी कॉमन है, 4 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है। आई विल अटैच अ PDF ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको ना मिले तो ये मोबाइल नंबर है 9999241411। ये मनी मल्टीप्लायर के नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। फील फ्री टू कम्युनिकेट। दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। In the next video, we'll begin with another new chapter, and that will be government budget. Right. Thank you so much, guys. Stay tuned. Please subscribe if you like the video. Thank you. Bye.